तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों 2 दिन का समय बीत चुका था, 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। सबसे पहले मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे, मैं सॉरी इसके लिए। एक्चुअली में हुआ क्या था, अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, हमारी टीम के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम के लिए गए हुए थे, तो इस कंडीशन में वीडियो अपलोड करना ये संभव नहीं था। लेकिन फिर से एग्ज़ाम खत्म होने के बाद एक बार फिर से आज हम अपने टीम के साथ फिर से आपके लिए खड़े हैं और आपके लिए बिहार बोर्ड के 2024 के एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से हम हिस्ट्री के ही टॉपिक को लेके आए हैं। और इस बार हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर को, जिसको हम लोग समाजवाद और साम्यवाद कहते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे डिस्कशन जो हैं वो बहुत ही इसमें जितने भी एसेंशियल क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जो है हम आज डिस्कशन करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, काफ़ी बेनिफिशियल हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में जितने भी तरह के क्वेश्चंस उठाए गए हैं हिस्ट्री से, इतिहास के इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन बेसिकली हम इसमें लेके आए हैं, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस का एक प्रॉपर डिस्कशन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ज़्यादा समय जाया नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो है सबसे पहला क्वेश्चन अगर बच्चों देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर्स जो हैं, जिनको इसका जनक माना जाता है, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और समाजवाद और साम्यवाद का नाम आए और उस शख्सियत का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो बिना उनके नाम को डिस्क्लोज किए हुए मैं पहले ऑप्शन देखते हैं। हम ऑप्शन में देखते हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सेंट साइमन का है, दूसरा चार्ल्स फ्यूरिये, और ये लुई बाला है, और ये कार्ल मार्क्स। यहाँ पे ये चार्ल्स फ्यूरिये है, बट कई बार लिखने में थोड़ी सी फॉर्मेट फॉन्ट चेंज होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये फ्यूरिये हो गए, फ्यूरिये है, ठीक है। सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिये, लुई बाला और कार्ल मार्क्स को इसके राइट आंसर्स कौन से होंगे। देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, जब समाजवाद और साम्यवाद का जिक्र आएगा, स्पेशली मैं बात करूँ समाजवाद की, तो समाजवाद में सबसे बड़ा नाम जो निकल के सामने आता है वो निकल के आता है कार्ल मार्क्स का। बच्चों, इसके सही आंसर्स होंगे कार्ल मार्क्स का। यानी कि समाजवाद में सबसे पहला जो नाम आएगा आपका आगे, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, वह कौन है? हमारे कार्ल मार्क्स। अब इनके बारे में मैं कुछ बातें बता दूं। कार्ल मार्क्स जो है वो बेसिकली एक जर्मन अर्थशास्त्री कह सकते हो। ये एक बेहतर इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। इन सब के अलावा ये एक बेहतर समाजशास्त्री और दार्शनिक के तौर पर भी इनका नाम बहुत ही प्रवीणता से के साथ लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है एक बेहतर, इन तीनों फील्ड में इनका ये महारत हासिल था, जैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में, या फिर दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। अगर इनकी जन्म की बात करें तो 5 मई इनका जन्म हुआ था, बेसिकली 5 मई 1818 को हुआ था। और ये जर्मनी में बेसिकली पैदा हुए थे। जर्मन के जो है राइन प्रांत के ट्रियर नाम का एक नगर था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना इसमें क्या क्या चीज़, कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1818 में हुआ था। दिन अगर पूछा जाए तो 5 मई का होगा वो दिन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। आखिर वो समय क्या था जब बेसिकली कृषक दास प्रथा जो है वो अंत हो गया इसका। इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 1861, 1862, 1863 और 1864। ये सभी आंकड़े लगातार, चारों ऑप्शंस आपके जो है वो लगातार में हैं, यानी कि ये कंटिन्यूसली हैं। देखिए, इसके चर्चे इस आंसर का मैं अगर चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें बेसिकली आंकड़ों के हिसाब से, तो जो रूस में वो कृषक दास प्रथा का अंत जो है वो 1861 में हो चुका था। लेकिन व्यावहारिक रूप से जो है ये उस समय भी चलता आ रहा था। 1861 के बाद कई वर्षों तक जो है ये दास प्रथा जो है वो लगातार चलते रही। जबरन जो है खेती करवाई जाती थी, मजदूरी करवाई जाती थी। ये कहानी जो है रूस में लगातार चलती रही थी। लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 1861 वो समय काल था जब बेसिकली दास प्रथा का जो है रूस में उन्मूलन हो चुका था, मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसका अंत हो चुका था। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे समाजवादी घोषणा पत्र कहा जाता है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए, अगर हम बात करें समाजवादी घोषणा पत्र की, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 1844, 1848, 1864 और 1867। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था।
ये दस्तावेज जो बना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बेसिकली बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसे कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ने, बेसिकली इसको एंजल्स भी बोलते हैं, इन्होंने इसको तैयार किया था। कहते हैं ये बेसिकली जर्मन भाषा में तैयार की गई थी और वो समय था जब बेसिकली इसको तैयार किया गया वो 1848 था, यानी कि 1848 का वह साल था जब बेसिकली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के जरिए जो है, एंगल्स के द्वारा जो है, या एंजल्स बोलिए, जो भी ANGELS के द्वारा बेसिकली तैयार किया गया था इसको जो है, वह ईस्वी कब था 1848, और इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1848। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है वार एंड पीस, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास में है, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की, इसके अलावा एंजल्स। तो इसका जाहिर सी चीज़ है, ये एंजल्स जो यहाँ पे लिखा गया है ये फ्रेडरिक एंजल्स थे, जिन्होंने बेसिकली कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर अभी जो बताया गया है दस्तावेज, क्या नाम था उसका, अभी बैक में था ना वो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बेसिकली इन्होंने लिखा था, तैयार किया था इसका जो है। और वार एंड पीस के जब लेखक की बात करेंगे तो वार एंड पीस के बेसिकली लेखक कौन होंगे यहाँ पे, लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो वार एंड पीस के लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसे जरूर याद करेंगे आप जो है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों मैं पहले बता दूं कि जार का मतलब अब सीधा ये नहीं समझ लीजिएगा पीने वाला बर्तन, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो रूस में जार का मतलब होता था, जो रूस का उस समय जो रूस में राजा हुआ करते थे उनको जार कहा जाता था। और ऐसे में रूस का जो शाब्दिक अर्थ, रूस में जार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बेशक सही है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी। प्रथम इंटरनेशनल बैठक की जब मैं बात करूं तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक की स्थापना कब की गई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक जो है इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, 1864, 1867, इसके अलावा 1883, इसके अलावा 1889। आपको बताना है बेसिकली इसकी स्थापना कब की गई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आप इसको सेंड कर सकते हैं हमें, कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर भेज सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक जो है वह 1864 ईस्वी में संपन्न हुई थी। कब हुई थी, 1864 ईस्वी में बेसिकली ये बैठक जो है वो संपन्न हुई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। लेकिन मैं इससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रथम इंटरनेशनल बैठक की बात कर रहे हैं ये घटना थोड़ी सी, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहता हूं। देखिए घटना है ये 1864 की। कब की है घटना ये, 1864 की। कहते हैं ये वो समय था जब यूरोपीय देशों के मजदूर नेता जो थे और समाजवादी विचारक जो थे वो सभी बेसिकली लंदन में एकत्र हुए थे। ये सारे लोग लंदन में इकट्ठे हुए थे और ये सभी बेसिकली सब मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया था जिसे वर्किंग मेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है और इसे ही प्रथम इंटरनेशनल कहा जाता है। यानी कि इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कह सकता हूं इसका स्थापना कब हुआ, 1864। कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो यूरोपीय देशों के मजदूर नेताओं और समाजवादी विचारकों का जो एक सामूहिक संगठन ये कह सकते हैं इसको जो है। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, रूस, जापान, चीन और क्यूबा। तो रूस वो स्थान होगा, रूस वो आंसर होगा जहां पे हम कह सकते हैं साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर, राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए, रूस। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेका क्या था। देखिए चेका के बारे में जब बात करेंगे तो चेका के बारे में एक चीज समझ लीजिए। चेका बेसिकली लेनिन के द्वारा बनाया गया बेसिकली एक खुफिया पुलिस दस्ता था जिसे लेनिन ने बनवाया था, जो है लेनिन ने तैयार किया था। तो अगर पूछे आपसे चेका क्या है तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, यह कौन है, पुलिस दस्ता है। ठीक है,
अब जब लेनिन के बारे में बात आएगी तो हम इस पे भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में लेनिन की चर्चा की गई है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर वो चार्ल्स लेनिन बेसिकली थे क्या। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन आपके सामने है, लुई बेला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन। जहाँ पे हम जानते हैं लुई बेला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन दोनों ही यूरोपियन समाज से आते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन से बिलोंग करते थे, यानी कि जन्म उनका जर्मनी में हुआ था। तो जाहिर सी चीज़ है, इसका आंसर कौन सा होगा, कार्ल मार्क्स। यानी कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम इस आंसर को जो है सही कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन हमारे सामने है, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905 का जो मार्च 1905 है तब। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो बोल्शेविक की क्रांति जो है वो एक महत्वपूर्ण क्रांति थी बेसिकली समाजवाद और साम्यवाद के लिए जो है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नवंबर 1917, वो समय था जब बेसिकली बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये चीज़ जानने से पहले, इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1921, 22, 23 और 24। लेकिन लेनिन की मृत्यु से संबंधित चीज़ों की जानकारी से पहले हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर लेनिन नाम की शख्सियत जो थे वो थे कौन। तो जब हम लेनिन की शख्सियत के बारे में जानना शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हम रूस की क्रांति पढ़ें और लेनिन के विचारों से अगर लेनिन के बारे में ना पढ़ें तो ये फिर रूस की क्रांति बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। देखिए कहते हैं रूसी क्रांति के दौरान लेनिन ने रूस में समाजवाद की शुरुआत की। ये घटना 1914 से पहले की है, जब रूस में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इमर्ज नहीं कर सकती थी। यानी कि रूस में कोई दूसरी पार्टी अगर चुनाव लड़ने की सोचती है या फिर वो अपना पार्टी को एस्टैब्लिश करती है तो उसे बेसिकली अमान्य करार दिया जाता था और उसे अवैध माना जाता था। लेकिन मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर सन 1858 की बात है, 1898 की बात है, जब रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई। ये वो पहली पार्टी थी जिसने रूस में एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशन, एक कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो रूस में लाई, रूस की क्रांति में एक अहम योगदान निभाई और इसके अगुआ थे कौन, लेनिन। कहते हैं फिर शुरू हुआ एक दौर जब हड़ताल समन्वय किया गया, हड़तालों का दौर, सत्याग्रह का दौर और भी कई सारी चीज़ें उसमें सामने आई। तो लेनिन वो शख्सियत थे जिनके बिना आप कभी भी रूस की क्रांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं और समाजवाद और साम्यवाद के बारे में तो खैर चर्चा कर ही नहीं सकते। तो इस इंसान की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी सन 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और कहते हैं इसी के साथ लेनिन युग की भी समाप्ति हो गई। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके आंसर अप्रोक्सीमेट सभी बच्चों को मालूम होंगे। अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और ये आंसर्स आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 8 मार्च वो दिन है जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिर बेस्ट-लिटोव्स्की की संधि जो है वो किन दो देशों के बीच में हुई थी। देखिए यह संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। किसके बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। यह संधि हुई थी किसके बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस का पहला समाजवादी नेता कौन था। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि रूस में अगर समाजवादी की बात करें, रूस की क्रांति की बात करें और समाजवाद का नाम अगर सबसे पहले आए तो एक ही व्यक्ति थे जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इन्हीं के बाद से या इन्हीं से कह सकते हैं समाजवाद का जन्म हुआ। और वह व्यक्ति स्टालिन बिल्कुल भी नहीं थे, प्लेखनोव बिल्कुल भी नहीं थे, टॉल्स्टॉय बिल्कुल भी नहीं थे। वो व्यक्ति थे कौन, लेनिन। यानी कि लेनिन वो व्यक्ति थे जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यह रूस का पहला समाजवादी था। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासपुटिन कौन था। कहते हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने पादरी के रूप में रहते हुए भी एक अधर्मिता को निभाया। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजा की पत्नी के साथ जिसके अवैध संबंध थे और इसके अलावा उसकी पत्नी इस तरह से इसके प्रति आसक्त थी, इतना ज़्यादा लगाव था कि यह जो बोलता था वही उसकी पत्नी करती थी। तो रासपुटिन के बारे में अगर बात किया जाए तो रासपुटिन बेसिकली क्या थे, एक भ्रष्ट पादरी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं, कहा जाता है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि जो है किस राष्ट्र के साथ की थी। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया कि आखिर ये संधि किसके साथ हुई थी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो रूस की जो संधि हुई थी वो जर्मनी के साथ हुई थी और इसी संधि का नाम दिया गया ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि। तो
रूस के तरफ से उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन? लेनिन। और इन्हीं के जरिए संधि हुई थी किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? नई आर्थिक नीति जो है वो कब लागू की गई? ऑप्शन आपके पास 1921, 1923, 1920 और 1924। तो नई आर्थिक नीति, इसका आंसर जब तक आप बताएंगे मैं थोड़ा नई आर्थिक नीति के बारे में मैं चर्चा कर लूं। कहते हैं रूस की कंडीशन कैसी थी, तो इसके बारे में जानने से पहले रूस के कंडीशन के बारे में थोड़ा सा मैं जान लूं। रूस के कंडीशन के बारे में कहूं तो रूस में जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, कल कारखाने लगाए गए थे, ये सभी सरकारी नियंत्रण में थे। 1922 में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4000 छोटे उद्योगों के लाइसेंस जारी कर विदेशी कंपनियों को इसमें लाने का जो है एक प्रयास किया गया, यानी कि विदेशी कंपनियों के जो उद्योग थे वो रूस में लगाए जाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। कहते हैं ये नई आर्थिक नीति लागू होने से रूस की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई, और इसके आ जाने से जो बलात् श्रम था, यानी कि जबरदस्ती का जो श्रम करवाया जाता था, जो काम करवाए जाते थे वो, और समान वेतन ना देने की जो नीति थी, ये पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी कि नई आर्थिक नीति जो है वो रूस के लिए एक नई सुबह लेके आई थी। और ये हुआ कब था? सन 1921 ईस्वी में। ठीक है, सन 1921 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम। दास कैपिटल की रचना किसने की? देखिए, दास कैपिटल एक ऐसी बुक है जिसे बाइबल कहा जाता है। किस चीज का? दास कैपिटल एक ऐसी बुक है जिसे समाजवाद और साम्यवाद का कह सकते हैं बाइबल कहा जाता है। अब इसकी रचना से संबंधित अगर बात करूं तो इसके रचना में आएगा एंजल्स, दोस्तोवस्की, टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स। तो ये बात समझना पड़ेगा कि दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी सन 1867 में, और ये जो बुक थी ये बेसिकली सितंबर माह में प्रकाशित की गई थी। कहते हैं पुस्तक में समाज के भीतर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों से संबंधित जितने भी तरह के विचार थे, जितने भी तरह के सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों को इसमें जोड़ा गया। तो दास कैपिटल एक बहुत ही बेहतरीन बुक थी जो लिखा गया था किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजवादी दर्शन किस बात पर बल देता है? यानी कि समाजवादी जो दर्शन है वह किस चीज को ज्यादा वैल्यूएट देता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर और आर्थिक समानता पर। अगर ऐसे में देखें तो हम कह सकते हैं समाजवादी दर्शन जो है वो राजनीतिक समानता नहीं बल्कि नागरिक समानता के बल पर, नागरिक समानता पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो हमारा क्या होगा? सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि जार का क्या तात्पर्य है, तो मैंने बताया था कि जार जो है वो रूस के सम्राट को कहा जाता है। ठीक इसी तरह से रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो जाहिर सी चीज है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में बी ऑप्शन जो है हमारा जार जो है वो सही माना जाएगा, यानी कि रूस के सम्राट को हम जार कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 21वां क्वेश्चन है हमारा, 21वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? कहा जाता है केमिट्रन की जो स्थापना हुआ था, केमिट्रन का जो स्थापना हुआ उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 4 आपके सामने है। सबसे पहला ऑप्शन है साम्यवाद का प्रचार करना, दूसरा था क्रांति का प्रचार करना, तीसरा था पूंजीवादी का प्रचार करना और चौथा था समाजवाद का प्रचार करना। तो यहाँ पे बच्चों देखना पड़ेगा जो केमिट्रन की स्थापना हुई थी वो साम्यवाद को लेके हुई थी। इसका मेन मोटिव साम्यवाद को स्थापित करना था। तो जाहिर सी चीज है अगर उसका मोटिव ही साम्यवाद की स्थापना को लेके हुआ तो प्रचार किसका करेगा? वो साम्यवाद का ही प्रचार करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? साम्यवाद का प्रचार करना। ठीक है बच्चों, नोट करते जाइएगा फटाफट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतने बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मजदूर दिवस से संबंधित। 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, 8 मार्च तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस दिन हम जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है क्या चीज़? विश्व महिला दिवस। तो जाहिर सी चीज़ इसका आंसर क्या होगा? 1 मई। लेबर डे इसी दिन होता है और इसी दिन पूरे देश में इस दिन छुट्टी घोषित होती है लेबर डे के रूप में जो है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? अभी मैंने जस्ट इसके पहले मैंने एक बुक की चर्चा की थी जिसे लिखने वाले थे कार्ल मार्क्स, जिनके बारे में मैंने बताया था कि यह बुक जो है ये समाज के भीतर की जो आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक राजनीतिक संबंध जो स्थापित हैं, इनके बारे में अपने बुक में जो है बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं। तो इसी को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल।
और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। जो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, दास कैपिटल, वॉर एंड पीस, स्पार्क और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, तो हम कह सकते हैं दास कैपिटल वो बुक था जिसे समाजवादियों के लिए बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। सवाल फिर से देख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर घोषणा पत्र स्थापित किया था। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर को देखते हुए 4 ऑप्शन इसके सामने हैं, जेनके, दोस्तोवस्की, एंजल्स और टॉल्स्टॉय। तो इसके आंसर जो होंगे वो होंगे एंजल्स। आपने देखा सबसे पहला क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था इसके साथ, तो मैंने बताया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो थे, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली घोषणा पत्र को जारी किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, एंजल्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कार्ल मार्क्स इसमें शामिल होता तो वो भी इसमें शामिल होते। अगला है कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था। कार्ल मार्क्स के पिता के बारे में बात करें तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, जॉन मार्क्स, हेनरिक मार्क्स, टॉल्स्टॉय और इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी चीज़ है, आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि हेनरिक मार्क्स वो नाम है जो बेसिकली इनके पिता के रूप में जाना जाता है। जाहिर सी चीज़ है, तो इनके पिता कौन होंगे, हेनरिक मार्क्स। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर के अनुसार कब हुई थी। तो पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, आखिर ये खूनी रविवार की घटना थी क्या। देखिए इस दिन क्या हुआ था, जो श्रमिक लोग थे उनके ऊपर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। चूंकि ये घटना रविवार को हुई थी इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और इसका राइट आंसर होगा हमारा 22 जनवरी 1905। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे RSDP भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 1856, 1894, 1898 और 1865। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 1898, यानी कि 1898 वह वर्ष था जब रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे RSDP के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। मेरे समझ से जितने भी बच्चे आज देख रहे होंगे इसे जो है, या आगे आने वाले समय में जो भी इसे देखेंगे वो सब इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि ये वो समय काल था जब 14 से 18 तक का वो समय काल था जब बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 चला था। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1914 से लेके 1918 तक का। बच्चों लगातार मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, जिससे हम आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे जो है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। USSR जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का नाम जानते हैं, तो USSR का गठन जो है वो कब किया गया था। ऑप्शन इसके 4 हैं, 1922, 1924, 1905 और 1918। तो इसके राइट आंसर होंगे 1922 वो समय था जब USSR का गठन किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो था, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन और कार्ल मार्क्स। तो अप्रैल थीसिस बेसिकली लेनिन के द्वारा तैयार की गई थी और यही इनका एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट में से, मतलब जितने इनके तो वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं, लेकिन इनके महत्वपूर्ण अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट था इनका जो है अप्रैल थीसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आऊँगा 30 क्वेश्चन को और लेके, जो समाजवाद और साम्यवाद से जुड़ा रहेगा, और ये बाकी के 30 क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।